स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो जीन रेगुलेशन को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में भी डिस्कस कर लिया था कि जब जीन एक्सप्रेशन को, यानी कि जो जीन से एक फंक्शनल प्रोटीन बन रहा होता है, उस प्रोसेस को जब कंट्रोल किया जाता है तो इसको हम कहते हैं जीन रेगुलेशन। और ये जीन रेगुलेशन दो तरह से होती है, एक को हम कहते हैं नेगेटिव जीन रेगुलेशन और दूसरे को हम कहते हैं पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। तो नेगेटिव जीन रेगुलेशन में जब सेल को किसी खास किस्म के प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है तो उस प्रोटीन को कोड करने वाले जीन को इनएक्टिव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन्स। तो इस तरीके से वो जीन इनएक्टिव रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता है और इस तरीके से वो पर्टिकुलर प्रोटीन सेल के अंदर नहीं बन पाता है। और पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में जब सेल को किसी खास किस्म के प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो उस प्रोटीन के अकॉर्डिंग जो जीन मौजूद होता है तो उस जीन को एक्टिव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटर प्रोटीन, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है और उस मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो अब यहाँ पे हम जीन रेगुलेशन को डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोट्स में विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज द लैक ऑपिरोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, and the second one example is trapopiron that is responsible for the biosynthesis of tryptophan amino acid। तो ऑपिरोन को हम समझ लेते हैं। ऑपिरोन कहते हैं क्लस्टर ऑफ जीन्स को, ग्रुप ऑफ जीन्स को दैट आर लोकेटेड टुगेदर ऑन द क्रोमोसोम एंड ट्रांसक्राइब्ड एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ये एक जीन हो किसी एक तरह के प्रोटीन को बनाने के लिए, ये दूसरा जीन हो किसी दूसरे टाइप के प्रोटीन को बनाने के लिए, और ये तीसरा जीन हो किसी तीसरे टाइप के प्रोटीन को बनाने के लिए, और ये तीनों जीन्स इकट्ठे मौजूद हो क्रोमोसोम पर, और इनसे जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब्ड होता है तो वो एक ही सिंगल मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब्ड होता है। मतलब इस वाले मैसेंजर आरएनए के पास इस वाले प्रोटीन को भी बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, इस वाले जीन के अकॉर्डिंग भी ये प्रोटीन बना सकता है, इस वाले जीन के अकॉर्डिंग भी ये प्रोटीन बना सकता है, और इस वाले जीन के अकॉर्डिंग भी ये प्रोटीन बना सकता है। मतलब कि ये ऐसा मैसेंजर आरएनए होता है जो कि पोली प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ जीन्स को हम ऑपिरोन कहते हैं, और इस किस्म के मैसेंजर आरएनए के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं दैट इज पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए। मतलब कि जब डिफरेंट प्रोटीन्स बने फ्रॉम सिंगल मैसेंजर आरएनए। और ये जो ऑपिरोन है ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे एज ए यूनिट। मतलब इन ऑपिरोन के जो जीन्स हैं इनसे जो डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बनते हैं, ऑल्दो कि वो तो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बट वो सारे प्रोटीन मिलकर किसी एक खास मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करते हैं एज अ यूनिट। एंड ऑपिरोन आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल प्रोमोटर। इन सब के लिए एक ही प्रोमोटर मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अपना अलग प्रोमोटर है, इसके लिए अपना अलग है और इसके लिए अपना अलग है। ये सारे ऑपिरोन के जो जीन्स हैं, ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये एक ही प्रोमोटर जीन से कंट्रोल हो रहे होते हैं। एंड ऑपिरोन आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि ये इकोलाई और सम अदर बैक्टीरिया में मौजूद रहते हैं। जो ऑपिरोन का कंसेप्ट है वो यूकैरियोट्स में नहीं होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए पॉलीसिस्टोनिक नहीं बट मोनोसिस्टोनिक होता है। मतलब कि यूकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए के पास जस्ट एक ही तरह के प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, वो डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स नहीं बना सकता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में एक स्ट्रक्चरल जीन के लिए एक ही प्रोमोटर होता है। जिस तरीके से अभी हमने ऑपिरोन में कहा कि ये जो क्लस्टर ऑफ जीन्स है ये सिंगल प्रोमोटर से कंट्रोल हो रहे होते हैं, तो अब यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं हो सकता है कि डिफरेंट जो है स्ट्रक्चरल जीन्स किसी एक प्रोमोटर रीजन से कंट्रोल होते हों। एक ही प्रोमोटर रीजन होता है एक स्ट्रक्चरल जीन के लिए। तो अब यहाँ पे हम लैक ऑपिरोन को डिस्कस करते हैं। ट्रैप ऑपिरोन को नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि बुक में उसका डिटेल जिक्र नहीं है। लैक ऑपिरोन का जो कंसेप्ट है, इसका जो आइडिया है या इसको जो एक्सप्लेन किया था वो किया था जैकोब एंड मोनोड ने इन 1961 में। लैक का टर्म हम लैक्टोज के लिए यूज कर रहे होते हैं, और ऑपिरोन अभी हमने कहा क्लस्टर ऑफ जीन्स को ऑपिरोन कहा जाता है। ऑपिरोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तो ऐसे क्लस्टर ऑफ जीन्स को हम कहते हैं लैक ऑपिरोन, जो कि लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं सेल के अंदर, उसको लेकर आ रहे होते हैं, फिर उसको तोड़ रहे होते हैं। लैक्टोज हमारे पास एक डाइसेक्राइड होता है जो कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है। ग्लूकोज इज द प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स फॉर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, but lack opiron allows for the effective digestion of lactose when glucose is not available। मतलब कि जो इकोलाई है या कुछ और बैक्टीरिया है उनका जो फेवरेट एनर्जी सोर्स होता है वो ग्लूकोज होता है,
लेकिन जब मीडियम के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपना जो लैक ऑपिरोन वाले जीन्स हैं उनको एक्टिव कर देते हैं और फिर जो लैक ऑपिरोन की जो जीन्स है उनके अकॉर्डिंग सेल के अंदर लैक्टोज की भी मेटाबॉलिज्म हो सकती है। फिर वो लैक्टोज को एज अ एनर्जी सोर्स यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इस लैक ऑपिरोन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स मौजूद होते हैं और ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इनमें फर्स्ट वन कहलाता है लैक जेड, दूसरा कहलाता है लैक वाई और तीसरा कहलाता है लैक ए। और इनके अकॉर्डिंग एक ही मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है, मतलब कि वो मैसेंजर आरएनए फिर पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए होता है। जो लैक जेड है ये बनाता है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है एक एंजाइम हम के लिए और उस एंजाइम का नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जिसको हम लैक्टेज एंजाइम भी कहते हैं। ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एक्ट करता है लैक्टोज के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और ग्लैक्टोज में, मतलब डाइसैकेराइड को उसके मोनोसैकेराइड यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा जो इस ओपिरोन का जीन है दैट इज लैक वाई, ये बनाता है एक दूसरे टाइप के एंजाइम को दैट इज कॉल्ड एज परमिएस, और परमिएस परमिट करता है, अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज अक्रॉस द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, मतलब लैक्टोज को मीडियम से उठाना, ये परमिएस का काम होता है। तीसरा जो जीन है दैट इज लैक ए और ये भी एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज। प्रिसाइज फंक्शन लैक ऑपिरोन में अभी तक अननोन है, बट ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है ये ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप को फ्रॉम एसिटाइल को एंजाइम ए टू बीटा ग्लैक्टोसाइड, या जिसको हम लैक्टोज भी कहते हैं। तो ये 3 डिफरेंट तरह के जीन्स है, डिफरेंट एंजाइम्स को बनाते हैं और ये जो सारे एंजाइम्स है ये सारे मिलकर लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करते हैं। तब ये एक्टिव होते हैं जब मीडियम के अंदर ग्लूकोज मौजूद नहीं होता है। तो अब इस ओपिरोन के काम करने के लिए 4 सिचुएशन पॉसिबल हो सकती हैं, उन सिचुएशंस को हम डिस्कस करते हैं। अगर मीडियम के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और लैक्टोज नहीं मौजूद होता है तो फिर लैक ऑपिरोन का जो सिस्टम है वो इनएक्टिव रहेगा, क्योंकि ग्लूकोज है तो उसका फेवरेट एनर्जी सोर्स है, वो बैक्टीरिया उसको यूटिलाइज करेगा। लैक्टोज नहीं है तो उसको जो उसकी जो मेटाबॉलिज्म करने वाले जो जीन्स है तो वो भी इनएक्टिव रहते हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ग्लूकोज भी प्रेजेंट हो और लैक्टोज भी प्रेजेंट हो, तो अब सेल क्या करेगा, अब सेल जो है अगेन जो लैक ऑपिरोन है उसको इनएक्टिव रखेगा, क्योंकि ग्लूकोज उसका फेवरेट एनर्जी सोर्स है। अब वो ग्लूकोज को उठाएगा, उसको यूज़ करेगा अपनी एनर्जी सोर्स के लिए। तो इस सिचुएशन में भी लैक ऑपिरोन नॉन फंक्शनल रहेगा। अगर ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज भी एब्सेंट है तो इट मीन कि अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो फिर भी वो ओपिरोन नॉन फंक्शनल रहेगा, क्योंकि लैक्टोज है ही नहीं तो क्या उसको उसकी क्या मेटाबॉलिज्म करेगा। फोर्थ वन सिचुएशन ये हो सकती है कि ग्लूकोज एब्सेंट हो मीडियम के अंदर बट लैक्टोज प्रेजेंट हो, तो बैक्टीरिया उस लैक्टोज को अंदर लेकर जाएगा विद द हेल्प ऑफ परमिएसेस और उसकी मेटाबॉलिज्म करेगा, मतलब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज उसके ऊपर एक्ट करके उसको उसके मोनोसैकेराइड यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में लैक ऑपिरोन का काम करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 4 डिफरेंट तरह से सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है कि कब लैक ऑपिरोन एक्टिव होगा, कब लैक ऑपिरोन नहीं एक्टिव होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लैक ऑपिरोन को हम बैक्टीरिया के केस में डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि लैक ऑपिरोन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स मौजूद होते हैं, जिनमें एक है लैक जेड, दूसरा है लैक वाई और तीसरा है लैक ए। तो जो लैक जेड है इसके अकॉर्डिंग जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, और ये जो लैक वाई है इसके अकॉर्डिंग परमेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, और इस लैक ए के अकॉर्डिंग ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम की प्रोडक्शन होती है। तो इन 3 स्ट्रक्चरल जीन से जो डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बनते हैं तो इंसानों का काम होता है लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करना। तो इस लैक ऑपिरोन के 3 स्ट्रक्चरल जीन का एक सिंगल प्रोमोटर रीजन होता है जिसको हम कहते हैं पी लैक, यानी कि प्रोमोटर फॉर लैक ऑपिरोन। ये वो जगह होती है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठता है और इन स्ट्रक्चरल जीन्स के अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करता है। इस प्रोमोटर रीजन के साथ एक दूसरा रीजन भी मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर रीजन, या हम इसको ऑपरेटर जीन कहते हैं और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और ये वो जगह होती है जहाँ से ये आरएनए पॉलीमरेज जो कि इस पी लैक पे बैठा हुआ होता है तो वो ऑपरेट हो रहा होता है।
अभी थोड़ी देर में हमें इस ऑपरेटर रीजन का डिटेल जो काम है वो भी समझ आ जाएगा। बट होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि लैक ऑपिरोन में कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, लैक Z, लैक Y और लैक A, और इसका एक सिंगल प्रोमोटर रीजन मौजूद है जिसको हम P लैक कहते हैं, और इस P लैक के साथ एक ऑपरेटर रीजन मौजूद होता है जिसको हम O कहते हैं। तो अब इस सारे के सारे लैक ऑपिरोन के जीन्स को कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल जीन भी इस बैक्टीरिया के डीएनए के पास मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन्स, और इसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं लैक आई से, वेयर आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटरी जीन, क्योंकि ये इनहिबिट करता है इस लैक ऑपिरोन के काम को। तो जो ये रेगुलेटरी जीन है, ये जो कंट्रोलिंग जीन है जो कि कंट्रोल कर रहा है लैक ऑपिरोन के काम को, इसका भी अपना एक प्रोमोटर रीजन है जिसको हम कहते हैं PI, यानी कि प्रोमोटर फॉर रेगुलेटरी जीन या प्रोमोटर फॉर इनहिबिटरी जीन। तो ये जो है पूरा का पूरा लैक ऑपिरोन हो गया, और ये इस लैक ऑपिरोन का कंट्रोलिंग जीन है जिसको हम लैक आई कहते हैं, और इस लैक आई का ये PI प्रोमोटर रीजन हो गया। अब हम इस लैक ऑपिरोन के काम को 2 दफ़ा डिस्कस करेंगे। एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव रेगुलेशन में डिस्कस करेंगे, और दूसरी दफ़ा हम इसको पॉजिटिव रेगुलेशन में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव रेगुलेशन में जब लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल नहीं होगा तो ये जो लैक ऑपिरोन है फिर इसका कोई काम नहीं होगा, मतलब अभी फिर ये एंजाइम नहीं चाहिए होंगे सेल को, तो इसलिए जो ऑपिरोन है लैक ऑपिरोन उसके काम को इनएक्टिव रखना पड़ता है जब लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल नहीं होता है। जब मीडियम में अवेलेबल होगा तो तब इसको एक्टिव कर दिया जाएगा। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि जो रेगुलेटरी जीन है उसको इसका प्रोमोटर रीजन कंट्रोल करेगा। यहाँ पे इस रेगुलेटरी जीन को के अकॉर्डिंग जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसके लिए पॉलीमरेज यहाँ पर बैठ जाता है, और इस रेगुलेटरी जीन के अकॉर्डिंग एक मैसेंजर आरएनए तैयार कर लेता है, और इस मैसेंजर आरएनए को हम कहते हैं रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए। और ये जो मैसेंजर आरएनए है ये एक प्रोटीन को बनाता है, और उस प्रोटीन को हम कहते हैं रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन तब एक्टिव होता है जब मीडियम में लैक्टोज मौजूद नहीं होता है। लैक्टोज इसके काम के साथ इंटरफेरेंस कर रहा होता है, इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेकर आ रहा होता है। तो अगर लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव रहेगा, और ये जाएगा और उस लैक ऑपिरोन के जो ऑपरेटर रीजन है वहाँ पर लिंक हो जाएगा, उसके ऊपर बैठ जाएगा। अब ये इस जगह को ब्लॉक कर देगा। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो तो बैठता है प्रोमोटर रीजन पर, जो पी लैक है वहाँ पर बैठता है और काम को स्टार्ट कर रहा होता है। बट अगर इसके सामने रुकावट आ जाए, इसके सामने ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो इस ऑपरेटर रीजन को बाइंड कर कर बैठा हुआ हो, तो फिर तो पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। पॉलीमरेज फिर इधर बैठा का बैठा ही रह जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जब आगे नहीं बढ़ेगा तो लैक Z की, लैक Y की और जो लैक A के अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वो ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने होप सो कि समझ लिया होगा कि अगर लैक्टोज मीडियम में अवेलेबल नहीं होता है तो ये जो लैक ऑपिरोन है ये किस तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो लैक्टोज की एब्सेंस में जाकर लिंक हो जाता है उस ऑपरेटर रीजन ऑफ लैक ऑपिरोन के साथ, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज फिर ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता। हालांकि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पर बैठता है, लेकिन प्रोमोटर रीजन के आगे फिर ऑपरेटर रीजन आ रहा होता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है, उसके रास्ते में रुकावट आ जाती है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है स्ट्रक्चरल जीन फॉर लैक ऑपिरोन की वो ब्लॉक हो जाती है। अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज यहाँ पर इस लैक ऑपिरोन के लिए इंड्यूसर का काम कर रहा होता है, एक्टिवेटर का काम कर रहा होता है। तो अब लैक्टोज नहीं है, इसलिए जो रेगुलेटरी जीन है ये प्रोड्यूस करेगा एक रिप्रेसर प्रोटीन को अपने रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए के जरिए। वो रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर साइड ऑफ द लैक ऑपिरोन एंड प्रिवेंट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। As a result, the structural genes do not produce messenger RNA, जिसको हमने कहा था कि पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए होता है वो नहीं बनेगा, एंड नो प्रोटीन विल फॉर्म्ड फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। जो मीडियम है उसमें लैक्टोज है ही नहीं, तो इसलिए जो उसको कंट्रोल करने वाले जो लैक ऑपिरोन के स्ट्रक्चरल जीन्स हैं तो वो नेगेटिव जीन रेगुलेशन में जा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन को। पॉजिटिव रेगुलेशन तब होती है जब लैक्टोज मीडियम के अंदर मौजूद होता है,
और जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि हमने जिक्र किया कि अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों इकट्ठे मौजूद होंगे तो तब भी लैक्टोपिरोन फंक्शनल नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज मौजूद है और जो बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज को प्रेफर कर रहा होता है। तो जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होता है तो इट मीन कि अब लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को सेल ने परफॉर्म करना होगा, इसलिए जो लैक्टोपिरोन है तो उसको काम करना अब ज़रूरी हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है रेगुलेटरी जीन है, ये इसका प्रोमोटर रीजन है। तो प्रोमोटर रीजन पे इस रेगुलेटरी जीन वाला जो पॉलीमरेज है वो आकर बैठ जाएगा और ये जो रेगुलेटरी जीन है इसके अकॉर्डिंग रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब कर लेगा। इस रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग अगेन रिप्रेसर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। बट अब यहाँ पे क्या है, मीडियम में मौजूद है लैक्टोज, और वो जो लैक्टोज है वो हल्का हल्का सा सेल के अंदर इन्फ्लक्स कर गया होगा। ऑल्दो कि अभी परमीजेज इतने नहीं बने हैं, लाइक कि जो है अकॉर्डिंग अभी परमीज नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी हल्का सा जो लैक्टोज है वो किसी तरीके से सेल के अंदर गया और उसने क्या किया कि उसने एज अ इंड्यूसर काम किया और वो लिंक हो गया। ये मैंने जो यहाँ पे शो किए हुए हैं ये इंड्यूसर्स हैं और ये लैक्टोज है। लैक्टोज अब यहाँ पे जाकर लिंक हो जाएगा इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ और इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आएगी। अब वो नहीं बाइंड हो पाएगा लैक्टोपिरोन के ऑपरेटर रीजन के साथ। तो ये जो ओ रीजन है ये खाली रहेगा। जो पी रीजन है यानी कि प्रोमोटर फॉर द लैक्टोपिरोन, उसके ऊपर पॉलीमरेज आकर लिंक हो जाएगा और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा। तो इस लैक जेड के अकॉर्डिंग, लैक वाई के अकॉर्डिंग और लैक ए के अकॉर्डिंग एक सिंगल यानी कि पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए तैयार हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे लैक मैसेंजर आरएनए। और इसी तरीके से जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज है, परमीज है और जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है तो उसकी प्रोडक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से जो रिप्रेसर है उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है, तो इसलिए वो ऑपरेटर रीजन के साथ बाइंड नहीं हो पाता और जो एंजाइम है लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए तो वो प्रोड्यूस होने लगते हैं और जो लैक्टोज है तो उसकी मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाती है। अब हम इसको पढ़ते हैं। When lactose is available, it will act as a inducers। ये मीडियम में प्रेजेंट होगा तो ये बाइंड हो जाएगा सेल के अंदर, थोड़ा सा हल्का सा इन्फ्लक्स करेगा, बाद में फिर ज़्यादा तेज़ इन्फ्लक्स कर लेगा जब परमीजेस बन जाएंगे, क्योंकि परमीजेस एज अ चैनल प्रोटीन्स काम कर रहे होते हैं इन लैक्टोजेस के लिए, लैक्टोज के लिए। अब यहाँ पे ये बाइंड हो जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ और उसमें कन्फर्मेशनल चेंज लेकर आएगा, जिसकी वजह से फिर वो बाइंड नहीं हो पाएगा ऑपरेटर रीजन के साथ। देयरफॉर द ऑपरेटर इज फ्री and induces the RNA polymerase to bind to the initiation site of the promoter। जो promoter region में RNA polymerase के लिए अपने initiation site होंगे तो वहाँ पर वो आकर लिंक हो जाएगा और synthesis स्टार्ट कर देगा लैक मैसेंजर RNA की, और उस लैक मैसेंजर RNA के अकॉर्डिंग फिर जो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म है उसके अपने एंजाइम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा लैक्टोपिरोन में नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन तब होती है जब मीडियम के अंदर लैक्टोज अवेलेबल नहीं होता है, तो जो रेगुलेटरी जीन है वो अपना रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है और वो रिप्रेसर प्रोटीन जो लैक्टोपिरोन का ऑपरेटर रीजन है वहाँ पर बैठ जाता है। तो जब वो वहाँ पर बैठ जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज तो पी साइड पर बैठा होता है, लेकिन फिर भी जो पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ नहीं पाता है क्योंकि उसके सामने रुकावट आ जाती है, उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है बाय द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन ऑन ऑपरेटर रीजन ऑफ द लैक्टोपिरोन। फिर हमने कहा कि जो पॉजिटिव रेगुलेशन है तो उसमें हल्का सा जो लैक्टोज है वो सेल के अंदर जाता है। ये तब पॉजिटिव रेगुलेशन तब होती है जब मीडियम के अंदर लैक्टोज मौजूद होता है तो वो सेल के अंदर जाता है और वहाँ पे जो रिप्रेसर बन रहा होता है इसी रेगुलेटरी जीन से तो उनके साथ ये जाकर अटैच हो जाता है, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज लेकर आता है जिसकी वजह से वो ऑपरेटर रीजन के साथ लिंक नहीं हो पाता है। तो जो पॉलीमरेज है आरएनए पॉलीमरेज तो वो खुश हो जाता है और वो उसका रास्ता साफ होता है और वो जल्दी जल्दी से ट्रांसक्रिप्शन कर लेता है लैक जेड की भी, लैक ए की भी और लैक वाई के अकॉर्डिंग भी जो मैसेंजर आरएनए उसको बना लेता है। उसी मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग लैक्टोज को मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करने वाले, उसकी मेटाबॉलिज्म करने वाले जो एंजाइम्स हैं तो वो प्रोड्यूस होने लगते हैं। स्टूडेंट्स, एंड में मैं आपको एक पॉइंट समझाती हूँ। ये जो 4 सिचुएशंस हमने डिस्कस किए इस लैक्टोपिरोन के काम करने के हवाले से, तो इनमें से एक
इस सेकंड सिचुएशन को और से देखिए कि मीडियम में ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है, बट फिर भी लैक ऑफ पिरोन नॉन फंक्शनल है। हालांकि इससे पहले मैंने आपसे ये कहा कि अगर मीडियम में लैक्टोज मौजूद होता है तो लैक ऑफ पिरोन पॉजिटिव रेगुलेशन में जा रहा होता है, क्योंकि वो लैक्टोज सेल के अंदर जाता है, एज इंड्यूसर काम करता है, रिप्रेसर के साथ बाइंड होता है, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज लेकर आता है, जिसकी वजह से रिप्रेसर फिर ऑपरेटर रीजन ऑफ लैक ऑफ पिरोन के साथ लिंक नहीं हो पाते हैं। तो जो पी रीजन पर मौजूद आरएनए पॉलीमरेज होता है लैक ऑफ पिरोन के लिए, तो उसका रास्ता खुला होता है, उसका ऑपरेटर रीजन खाली होता है, उस पर कोई रिप्रेसर नहीं बाइंड होता, तो वो आगे आगे जाकर जो लैक ऑफ पिरोन का जो मैसेंजर आरएनए है वो तैयार कर लेते हैं, उसको ट्रांसक्राइब कर देते हैं। लेकिन अभी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि लैक्टोज तो है, सेल के अंदर जा भी रहा है, लेकिन फिर भी लैक ऑफ पिरोन के जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही है। तो इस सिचुएशन को हम समझते हैं। सिचुएशन ये है कि ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और लैक्टोज भी प्रेजेंट है मीडियम में, बट फिर भी लैक ऑफ पिरोन नेगेटिव रेगुलेशन में जा रहा होता है। तो होप्स हो कि आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी अभी तक कि जो बैक्टीरिया है उसका फेवरेट एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज, उसका फेवरेट एनर्जी सोर्स लैक्टोज कभी भी नहीं है। लैक्टोज को तो तब वो एनर्जी सोर्स के तौर पे यूटिलाइज करता है जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर ग्लूकोज भी मौजूद है और लैक्टोज भी मौजूद है तो उसका फर्स्ट चॉइस का क्या होगी, ग्लूकोज की तरफ जाएगा। तो इट मीन कि फिर वो लैक्टोज को नहीं यूटिलाइज करेगा, तो जो लैक ऑफ पिरोन है तो फिर वो नॉन फंक्शनल रहेगा, क्योंकि वो उस जीन को यूटिलाइज ही नहीं करना चाह रहा है, उसके पास अपना एनर्जी सोर्स यानी कि ग्लूकोज मौजूद है। तो अब इस किस्से को हम समझते हैं। जो इस लैक ऑफ पिरोन में रिस्पॉन्सिबल आरएनए पॉलीमरेज होता है, तो वो उस लैक ऑफ पिरोन के प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड होता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन करता है। बट इस आरएनए पॉलीमरेज को इस प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करने में एक दूसरे प्रोटीन का काम होता है, और वो प्रोटीन कहलाता है एक्टिवेटर प्रोटीन। इसी एक्टिवेटर प्रोटीन की वजह से पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन के साथ लिंक होगा। ये एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव होता है जब ग्लूकोज मौजूद होता है, ये काम नहीं करता है। ये तब एक्टिव होता है जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो इट मीन कि सेल ने फिर लैक्टोज को तो नहीं यूटिलाइज करना है, उसने तो फिर ग्लूकोज को ही यूटिलाइज करना होता है। इसलिए ये जो एक्टिवेटर प्रोटीन है इसकी एक्टिवेशन तब होती है जब ग्लूकोज एब्सेंट हो जाता है, तब ये उसको लिंक करवा देता है प्रोमोटर रीजन के साथ। तो इसलिए सिचुएशन ये होनी चाहिए उस लैक ऑफ पिरोन को काम करने के लिए कि ग्लूकोज एब्सेंट हो और लैक्टोज मौजूद हो, तो फिर वो लैक्टोज को अपनी एनर्जी सोर्स के तौर पे यूटिलाइज करेगा वो बैक्टीरिया, और अपने लैक ऑफ पिरोन के जो जीन्स हैं तो उनको फंक्शनल बना देगा, उनके अकॉर्डिंग मैसेंजर आरएनए तैयार कर लेगा। तो होप्स हो कि आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी। हमने कहा कि नेगेटिव रेगुलेशन तब होती है जब जो मीडियम है उसमें लैक्टोज मौजूद नहीं होता है। जब लैक्टोज को सेल नहीं यूटिलाइज करना चाहता है तो इट मीन कि उसके जो जीन्स हैं तो वो भी फंक्शनल नहीं होंगे। अगर लैक्टोज को सेल एनर्जी सोर्स के तौर पे यूटिलाइज करना चाहता है और मीडियम में लैक्टोज मौजूद है तो तब इस लैक ऑफ पिरोन के जीन्स पॉजिटिव रेगुलेशन में जा रहे होते हैं। तो होप्स हो कि जो सारा सिचुएशन है ये आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जीन नेगेटिव रेगुलेशन में जाते हैं और किस तरीके से पॉजिटिव रेगुलेशन में जा रहे होते हैं ज़रूरत के मुताबिक।